हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आजकल आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ स्टैंडर्ड मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इशू किया है सेशन 25-26 के स्टूडेंट्स के लिए। और सेक्शन ए में पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में सेक्शन बी सॉल्व करेंगे जिसमें दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन है। और हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में ये क्या कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। और ये रैखिक समीकरण है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले उन लीनियर इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 2x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2 और x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में ए और बी आ रहा है ये हमें थोड़ा सा तंग कर सकता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये जो चीज है ये बिल्कुल सेम है दोनों में। यहाँ y/b है और यहाँ भी y/b है। ये y/b प्लस का है और ये माइनस का है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और केवल x वेरिएबल बचेगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हो, इनके नीचे ऐसे लाइन लगाकर और लिख दीजिए जोड़ने पर ऑन एडिंग। ठीक है, जब ऐड करोगे तो ये तो कट गया y/b प्लस का और y/b माइनस का। अब ये है 2x/a प्लस x/a, तो 2 और 1 ये हो गया 3x/a और 4 और 2 हो गया 6। 4 और 2 हो गया 6। तो 3x इज इक्वल टू, अब ये इधर चला जाएगा a 6a, x आ जाएगा 6a/3, 3 से 6 कट जाएगा 2a। तो बच्चे x की वैल्यू आ जाएगी 2a। अब आप इस x की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है भाई, तो ये समीकरण नंबर 1 है। तो 2/a और x की जगह रख दो 2a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। a से a कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 दूनी 4 प्लस y/b इज इक्वल टू 2। इस 4 को राइट में ले जाओ तो y/b हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी -2। अब b को राइट में ले जाओ तो y की वैल्यू हो गई -2b। आंसर को लास्ट में इकट्ठा लिख दो, x की वैल्यू 2a और y की वैल्यू -2b। अलग है ये क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ तो ए लिखा हुआ है, यहाँ तो ए लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि एक पार्ट ये है और एक ये है, लेकिन ऐसा नहीं है, बीच में अथवा है। तो या तो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करना है या नीचे वाला। मैं आपको दोनों का सॉल्यूशन बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट ए। 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जमीन पर 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है और उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी होती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ऐसा ही क्वेश्चन बेसिक में था एमसीक्यू में। ठीक है, तो बेसिक वालों को भी आप पेपर को इजी मत समझना। ये कह रहा है कि 6 मीटर लंबे एक खंबे, ये एक खंबा है 6 मीटर लंबा और ये इसकी छाया पड़ रही है 4 मीटर। ये 6 मीटर का खंबा है और ये 4 मीटर की इसकी छाया पड़ रही है, तो ये हमेशा 90 पे होगा। उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी है। ये मान लिया हमारी मीनार है और ये मान लिया मीनार की छाया है जो कि 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई अब देखते हैं। देखो ए बी तो हमारा खंबा है जिसकी छाया AC है और इसको ले लो P Q और R।
अब आपको मैं बता दूं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप हैं। क्यों समरूप है, इस बात को देखो कि जो एंगल ए है वो तो एंगल पी के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हैं। और क्योंकि एक ही समय पर हम ये छाया देख रहे हैं, तो एक ही समय पर जब हम छाया देखते हैं, तो ये बात मैंने बेसिक वाले पेपर में भी बताई थी, इसको ए को यहाँ लिख दूं कि जब हम एक ही समय पर छाया देखते हैं तो सन का जो एल्टीट्यूड है, सूर्य का जो उन्नतांश है वो बराबर होता है। उन्नतांश का क्या मतलब है कि सन इस मीनार पर जितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो ये माना जाएगा, तो वो इस मीनार पर भी, सूर्य यहाँ नहीं है, सूर्य तो बहुत ऊंचाई पर कहीं है, तो जितने एंगल पर इस पर लाइट गिर रहा है उतने एंगल पर इस पर लाइट गिरेगा। तो इसको हम सूर्य का उन्नतांश यानी एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो एंगल सी और एंगल आर भी बराबर हो जाएंगे, इसे बोलते हैं सूर्य का उन्नतांश या एल्टीट्यूड ऑफ सन। एल्टीट्यूड ऑफ सन। दो एंगल जब दो त्रिभुजों के बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ए बी बटे पी क्यू, मान लो मीनार की ऊंचाई h है, तो पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर, इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर। ए बी 6 है, पी क्यू एच है, ए सी 4 है, पी आर 28 है। बस इसको सोल्व कर दो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 6 बटे एच बराबर है 1 बटे 7, आर पर गुणा कर दो, 6 गुणा 7 6 इंटू 7 इज इक्वल टू एच गुणा 1, 6 7 42, तो एच की वैल्यू 42 मीटर आ जाएगी। यानी कि जो टावर की हाइट है वो उस समय पर कितनी हो जाएगी, 42 मीटर हो जाएगी। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, ये 1 नंबर में भी आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ इसी की 22वें की इंटरनल चॉइस क्वेश्चन पर। ठीक है, इंटरनल चॉइस में क्या कह रहा है कि आकृति में पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के, ध्यान से देखना, और एंगल पी एस टी पी आर क्यू के इक्वल है, तो सिद्ध करो कि ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। स्टेटमेंट समझेंगे पहले ध्यान से। इन द गिवन फिगर, चलो पहले फिगर बना दूं मैं आपके लिए। ये बन गया ट्राइंगल, ये है पी, ट्राइंगल अपने आपसे खुद बनाया करो, पी क्यू आर, ये हो गया एस, ये हो गया टी। अब ये कहता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ध्यान देना, पी एस टी पी आर क्यू के इक्वल है, दिया है गिवन कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्लियर है। और एक चीज और हमें दी गई है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर। बहुत ध्यान से समझना भाई इस बात को, पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर, यानी कि दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड, ये बराबर है, अनुपात बराबर है। अब आपने थेल्स थ्योरम कर रखी है, उसका विपरीत कर रखा है, उसको यहाँ यूज करेंगे और सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले तो उसको लिख दो, दिया है, हो गया। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब इसकी कोई दो भुजाएं बराबर हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्रूफ पे आ जाओ, प्रमाण पे आ जाओ। क्योंकि पी एस बटे एस क्यू पी टी बटे टी आर के बराबर है, ध्यान से देखना भाई, पी एस बटे एस क्यू पी टी बटे टी आर के बराबर है। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि अगर एक लाइन किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो तीसरी के समानांतर होती है। इफ अ लाइन in triangle divide two sides in the same ratio then that line is parallel to the third side। तो थेल्स थ्योरम के विलोम को समझ आ गया ना कि भाई इफ ए लाइन in any triangle divide other two sides in the same ratio then that is parallel to the third line। क्लियर है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि जो एस टी है इसका मतलब वो क्यू आर के पैरेलल है, और बस यहाँ छोटा सा रीजन दे दो कि थेल्स प्रमेय विलोम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर हो गया।
अब सुनो मेरी बात, भाई ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है जो एंगल एस है वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया, क्योंकि ये कैसे कोण हो गए, संगत कोण हो गए। भाई संगत कोण हमारे हमेशा बराबर होते हैं। बट लेकिन जो एंगल एस है यानी जो ये पी एस टी है, जो ये पी एस टी है ये तो पी आर क्यू के इक्वल है, लेकिन एंगल पी एस टी तो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि एंगल एस एंगल आर के इक्वल है। कहाँ से इक्वल है, क्योंकि बुक वाले ने हमें ये चीज दी है। अब लॉजिक को समझो, देखो दोबारा से फटाफट देखो कि ये अनुपात बराबर है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, लेकिन ये एंगल तो ऑलरेडी इसके इक्वल भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। भाई एस एंगल आर के इक्वल दे रखा था, एस एंगल क्यू के इक्वल आ गया, संगत कोण है तो क्यू और आर एंगल बराबर हो गए। क्यू और आर एंगल, इसका मतलब हो गया कि एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल हो गया। या तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो कि एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के इक्वल हो गया। और जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो क्यू के सामने वाली भुजा है पी आर और आर के सामने वाली भुजा है पी क्यू, दोनों बराबर हो गई। और जब दोनों बराबर हो गई तो त्रिभुज पी क्यू आर कैसा त्रिभुज बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आता रहता है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। दो सकेंद्रीय वृत्तों की जीवाएं 5 और 3 सेंटीमीटर की हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो वृत्त हैं, एक चलो सेंटर ले लेते, मान लो एक वृत्त तो ये है, ठीक है, इसका केंद्र ये है, इसी केंद्र से एक दूसरा वृत्त और खींचा गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया है, ऊपर नीचे देख लेना। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त में वो जीवा लेनी, बड़े वृत्त में बहुत सारी जीवा है, ये बड़ा वृत्त है, ये भी जीवा 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 है, लेकिन हमें वो जीवा लेनी है जो छोटे को स्पर्श करती है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 and 3, find the length of the chord of larger circle that touches the smaller circle। तो ये जो कोड जाएगी ये बड़े की तो कोड हो जाएगी और छोटे को यहाँ पर टच कर रही है, ध्यान से देखना। ये कोड ए बी थोड़ा सा कट और हो गई है, थोड़ा नीचे से लेते हैं कि जो ए बी कोड है हमारी वो बड़े की तो कोड हो गई और छोटे को मान लीजिए एम पर टच कर रही है, ये सेंटर हो गया। तो हमें ए बी की लंबाई निकालनी है। ओ को एम से मिलाओगे तो ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। इसका कारण आप लिख देना कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और अब आप ए को ओ से मिला दो तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में। ध्यान देना भाई, जो ओ ए है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो ये तो 5 हो गई। जो ओ एम है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, वो 3 सेंटीमीटर हो गई। मैं ए एम निकाल सकती हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ओ ए का वर्ग बराबर है ए एम का वर्ग जमा ओ एम का वर्ग। ये हो गया 5 का वर्ग बराबर है ए एम का वर्ग जमा 3 का, ये 25 और 9, 25 में से 9 घटा दो 16 आ गया, 16 का अंडर रूट करोगे तो ए एम आ गया और ए एम की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। हमें तो ए बी निकालना है जो कि ए एम का दुगना है, कोड की लंबाई है ए बी, क्योंकि जो कोड पर 9वीं में आ जाता है, जीवा पर जो रेखा परपेंडिकुलर होती है वो उसे दो समान भागों में बांटती है। तो 2 ए एम का मतलब 2 गुणा 4, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे जीवा की लंबाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर।
कई बच्चे बार बार कहते हैं मैडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ इंपॉर्टेंट। बेटा जी जो ये सैंपल पेपर हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। यदि कोटेंजेंट ए 7/8 है तो इसका मान निकालो। इफ 8 कोट अल्फा इज 7 देन फाइंड दिस वैल्यू। ध्यान देना दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। 8 कोट अल्फा 7 है तो 8 को राइट साइड में ले जाओ तो कोट अल्फा की वैल्यू 7/8 आ गई। अब जो हमें फाइंड करना है वो ये है 1 प्लस कोस अल्फा 1 माइनस कोस अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा। कई बच्चे क्या करेंगे, क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके सोचो कि आप क्या कर सकते हो। हाँ कई बच्चे क्या करेंगे कि इससे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फिर कोस निकालेंगे, फिर साइन निकालेंगे और फिर पुट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको लगाना है तो ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस को स्क्वेयर अल्फा और नीचे हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 स्क्वायर माइनस को स्क्वायर अल्फा। भाई इसका स्क्वायर करोगे 1 स्क्वायर माइनस को स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा अब एक आइडेंटिटी और पता है हमें कि भैया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर अल्फा 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करोगे तो को स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और 1 माइनस को स्क्वायर अल्फा करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब ऊपर तो 1 माइनस को स्क्वायर है तो ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा और इसे मैं लिख सकती हूँ साइन अल्फा बाय कोस अल्फा का होल स्क्वायर। साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट अल्फा का होल स्क्वायर। अब टेंजेंट जब कोटेंजेंट 8/7 है तो टेंजेंट अल्फा तो कोटेंजेंट का उल्टा होता है यानी 8/7 हो जाएगा। तो ये 8/7 का स्क्वायर हो जाएगा 8 × 2 64 और 7 × 2 49 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49। तो क्वेश्चन को अलग ढंग से कैसे कर सकते हैं उस बात पे आपने फोकस करना है। इसको देख के आप परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेन्यूज निकालने मत बैठ जाना। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में इंटरनल चॉइस गिवन है और ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। पहले ए पार्ट देखते हैं। 15 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या वाली एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। वृत्त के संगत लघु और दीर्घ खंडों का सेगमेंट्स का एरिया, सेक्टर का नहीं सेगमेंट का, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 रेडियस 15 है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, √3 की 1.73 लेनी है। तो भैया ये तो हो गया सर्कल, ये सेंटर हो गया, ये अपना रेडियस हो गया, रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है और वृत्त की एक जीवा है, ये वृत्त की जीवा हो गई। मान लो जीवा का नाम है ए बी, सेंटर का नाम है ओ। तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है और ये 15 है। एक बात ध्यान से सुन लेना कि जब ये एंगल 60 है तो ये दोनों भी 60 ही आएंगे। क्यों आएंगे, ये दोनों 60 क्यों आएंगे भाई, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे और अब जब ये 60 है तो इन दोनों का जोड़ 120 है, 120 है तो ये दोनों भी 60-60 आएंगे तो ये समबाहु त्रिभुज आपका यहाँ पर बन जाता है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड कौन सा है और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये है आपका लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो केवल ये येलो पार्ट बच जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसको थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो छोटा छोटा लिखना है, आर थोड़ा थोड़ा लिखना है, आर 15 थीटा 60 डिग्री और सीधा लिख दो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर है
त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ओ ए, ये ज्यादा इन्होंने 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का, दोनों ओ ए बी है। एक बात पे ध्यान देना, त्रिज्या खंड का नाम भी ओ ए बी है और इसका भी, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो उस गड़बड़ को बचाने के लिए यहाँ सी लिख दो, सी लिख दो तो अब ये हो जाएगा ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। समझ गए मेरी बात को, ओ ए सी बी और ओ, इस पूरे एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया माइनस करना है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज वैसे तो ये समरूप ही बन गया क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, लेकिन इसके लिए आप ये याद रख लेना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये मैंने अपनी वीडियोज में भी बता रखा है। थीटा की जगह आ गया 60 बटे 360, पाई की जगह 3.14, त्रिज्या की जगह 15 का वर्ग घटा 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 15 का वर्ग, और साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन 60। 0 से 0 कट गई, 6 6 36, 314 बटे, एक तो ये 6 आ गया, गुणा में 100 आ गया, और गुणा में 15 15 225, और ये भी आ गया 225 बटे 2 गुणा वर्गमूल 3/2, और वर्गमूल 3 की वैल्यू उन्होंने 1.73 दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट ही इसको 173 बटे 100 कर देती हूँ। अब चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन निकले तो पहले कॉमन निकाल लो, तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखो 225 बटे 100 कॉमन है, 225 बटे 100, पहले वैसे इसको काट लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, 25 निमा 225, 25 चौका 100, 25 निमा 225, और 25 चौका 100, ये 9/4 कॉमन आएगा, तो भी कोई फायदा तो नहीं है। देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है, नीचे भी 8 आ गया और यहाँ भी 8 आ गया, समझ में आ गई मेरी बात, और मत काटना, लघुत्तम सेम रख लो, 3 चौक 12, 314 को 3 से गुणा करिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9 बटे 8, 9 तिया 27, 2 9 7 63, 2 65, 9 एकम 9 और 6 15, 1 मिनट, ये यहाँ पर 2 और है तो 16 आएगा, तो 9 तिया 27, 2 9 7 63, 2 65, 6 9 एकम 9 और 6 1557 बटे 16 आएगा, ठीक है ना। मैं भी ये सोच रही थी कि ये बड़ा कैसे हो गया, तो 16 एलसीएम लिया, 8 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 नीम 18, घटा 1557, 14 में से 7 गए 7, 7 में से 5 गए 2, और 8 में से 5 गए 3, बटे में 16 आ जाएगा, डिवाइड कर दो, 16 दूनी 32, ना जाने की 0 0 लिया तो 16 चौको 64, 10 में से 4 गए 6, और 16 तिये 48, और ये आ जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये था छोटे वृत्तखंड का। अब सुनो, बड़े वृत्तखंड का निकालना है। बड़ा वृत्तखंड है ये सारा, ये सारा कैसे निकलेगा, अगर पूरे सर्कल में से इस एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये थोड़ा लंबा है, बड़े वृत्तखंड का दीर्घ का, इसकी जगह आप दीर्घ भी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल घटा 20.4375, समझ में आ गई बात। वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 314 बटे 100 गुणा 225, 25 चौका 100, 25 निमा 225, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, इसको तुम सोल्व कर लेना तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, मैं सीधा गुणा करके लिख रही हूँ, ये आएगा 1413 बटे 2 माइनस में ये 1413, ये बनेगा 706.5 माइनस 20.4375, और बच्चे ये बन जाएगा 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर, और क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 ए पार्ट का, ठीक है। और अब हमारा रह जाता है इसी की इंटरनल चॉइस में इसका बी पार्ट। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताओ, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ये क्वेश्चन तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है रिपीटेड है, अभी हमारा शायद 1 नंबर में भी आया हो। ये घड़ी है, इसकी मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 28 सेंटीमीटर है, मान लो ये सुई 12 पे है,
तो 15 मिनट के बाद ये 3 पे आ जाएगी। तो ये सारा एरिया निकालना है जो कि एक वृत्तखंड है, जो कि एक सेक्टर है, और सेक्टर का ये एंगल 90 डिग्री है। तो रेडियस हो गया 28 सेंटीमीटर, थीटा हो गया 90 डिग्री, और वैसे भी ये वृत्त का चौथा पार्ट है। तो 15 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर, 90 बटे 360 गुणा 22 बटे 7 गुणा 28 गुणा 28। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लो। 90 चौके 4 सत्ते 28, ये आ गया 22 गुणा 28। अब 22 गुणा 28 करोगे तो ये आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था कंप्लीट सेक्शन बी का सॉल्यूशन। सेक्शन सी के सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इससे अपना रिवीजन करें, और ये सैंपल पेपर आपको श्योरली हेल्प करेगा प्री बोर्ड के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इनमें से मिल जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।